ठीक, आज चैप्टर पढ़ेंगे जनन एवं भ्रूणी विकास। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग और जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह एक लिंगी होता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है। इनमें नर तथा मादा के जननांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। पुरुषों में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों में ओवरीज ठीक प्रमुख जननांग होते हैं। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मानव जो निषेचन की क्रिया है वो कहाँ होती है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। ठीक है, हम लोग जो भ्रूण काल होता है 266 दिन का होता है। ठीक, मानव का 38 वीक्स। ठीक, मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता समानतः 48 आवर्स तक होती है, कभी कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। ठीक, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा क्रमशः मारूला, ब्लास्टुला तथा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज जो जाइगोट होता है विभाजन होता है। ठीक, क्रमशः मारूला, ब्लास्टुला तथा गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होती है। इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तर की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। ठीक है, जो मानव भ्रूण का हृदय होता है, जो नवजात का हृदय होता है, जो ठीक है, वो चौथे से 5वें सप्ताह में स्पंदन पल्स करता है। ठीक, धड़कन करता है। ठीक, स्पंदन करने लगता है। गर्भकाल के प्रथम 200 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। इसमें ऊतक तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। ऊल्व या एम्नियन में ऊल्वी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने और बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। जरायु या कोरिओन नामक कला गैसीय विनिमय का नियंत्रण करती है, जबकि अपरापोषिका या एलेंटाइक कला ठीक है भ्रूण के उपपचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण और गैसीय विनिमय में सहयोग करता है। ठीक, अब सवाल पे आते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो कहाँ पे होती है बताइए? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होती है। ठीक, बी नंबर सही है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नरयुग्मक मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है। ठीक है, विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नली। ठीक है, पुरुष का शुक्राणु जो है महिला के डिंब ओवम को डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है। ठीक, अगला सवाल है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो है 48 से 72 घंटे तक। ठीक, 1 से 2 से 3 दिन। ठीक है, डी नंबर सही है। ठीक, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ठीक है, तो चौथे सप्ताह में। मानव भ्रूण का जो हृदय है अपने परिवर्धन
के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणी विकास के तीसरे से आठवें को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य का समय होता है। तीसरे महीने में जन्म के समय भ्रूण काल कहते हैं। ठीक है, तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। इसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन, ठीक, तो शारीरिक वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तन भ्रूण काल की शुष्कन से रक्षा करती है? ठीक, ऊल बोलता है। ठीक है, ऊल या एमनियन में ऊल्वी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव, धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है। ठीक, अगला चैप्टर आते हैं। ठीक है, पादप कार्यकी। ठीक, पादप कार्यकी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? ठीक है, इसमें पौधे क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य से प्रकाश से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। वायु से CO2 लेते हैं, जमीन से H2O लेते हैं। ठीक, H2O लेकर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब भोजन का निर्माण करते हैं तथा एवं O2 जो है उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा, ठीक है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O जल, ठीक है, प्रकाश और पढ़ें क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, C6H12O6, तो क्या ये हुआ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठीक, 6H2O जल और 6O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती। ठीक है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, 75% भाग तो केवल जल है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ बनेगी? जल में ही बनेगी। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे एवं शैवालों द्वारा होता है। ठीक है, इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में, मुख्यतः शैवाल द्वारा, 5 से 10% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। हरे पौधे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के गिरना भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी किरणों को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले वाहक कारक हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है, या प्रखरता, इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार, क्वालिटी और उसके अंतराल, ड्यूरेशन। ठीक, तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर होने के कारण प्रकाश का संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती। जैसे से प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। ठीक, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश, ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है 650 नैनोमीटर होता है, तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश में अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है में सर्वाधिक भाग जो प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, जो कि पौधे में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है।
पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा ATP और NADPH के ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरा चरण, ठीक, दूसरे चरण में प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोश की हरित शैवाल की प्रजाति है। ठीक, क्लोरेला जो है हरित शैवाल की एक कोश की प्रजाति है। ठीक है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% होती है। ठीक, पहले सवाल लगाते हैं, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, RRB का। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है जो कि वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में क्लोरोफिल का कौन सा घटक नहीं है? ठीक है, तो A नंबर, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जबकि कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन ये सब क्लोरोफिल के घटक हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg। ठीक, लोग मैग्नीज और मैग्नीशियम में कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ना कि मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है O2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन का उप उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित क्रिया, देखो 6CO2, ठीक, 12H2O प्रकाश हो गया, इधर पर्णहरित हो गया, क्लोरोफिल हो गया, C6H12O6 6H2O + 6O2। ठीक है, ये गैस का साइन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2 को। ठीक है, D नंबर सही है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, CO2 लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व CO2 छोड़ना, ऑक्सीजन लेना नाइट्रोजन छोड़ना। तो B नंबर सही है, CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो CO2। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? CO2। वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल, CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ठीक है, तो A नंबर, तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जो जरूरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है कहाँ से आती है बताइए? जल से आती है, और कहाँ से आएगी? ठीक, पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ठीक है, तो B नंबर, नीला और लाल का। ठीक, पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में भी उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। ठीक है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे एवं शैवालों द्वारा होता है। ठीक, इसमें से लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा, शेष 5 से 10% भाग नदी, तालाब आदि में हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
CO2 का अवशोषण तथा कार्बोहाइड्रेट एवं O2 का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात दोनों में, ठीक है। दिन में अथवा रात में, ठीक है। अगला सवाल है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। डी नंबर, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। प्रकाश क्लोरोप्लास्ट में नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, ठीक, नीला है, बी नंबर। ऐसे सर्वाधिक क्रियाशील तो लाल है, जबकि सबसे ज़्यादा अवशोषण किसका होता है, नीले का होता है सबसे ज़्यादा अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है, ठीक है। प्रखरता, प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश, ठीक, तरंगदैर्ध्य 650 नैनोमीटर, द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश तरंगदैर्ध्य 475 नैनोमीटर। हालांकि पर्णहरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, ठीक, लाल। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है, लाल प्रकाश का। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, गलत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सही, ठीक है, बी नंबर सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम होती है। कृत्रिम प्रकाश पर्णहरित को नष्ट करता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता, तो सी नंबर सही है। कभी कभी कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की होता है, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक है, बी नंबर सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधे में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। इन्हें कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु तथा पौधों का पालन पोषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। स्थिर ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनती है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ठीक है। और भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त करता है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलते हैं, ठीक है। कौन सी क्रिया सम्मिलित है, ठीक है, तो प्राप्तम जो ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ठीक है, बी नंबर सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधे में संपन्न होती है, ठीक है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं यथा शर्करा के रूप में होता है, जिनका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थिर ऊर्जा है जो परमाणुओं व अणुओं के बंधन में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश का पर निर्भर प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा ATP और NADPH की ऊर्जा में संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग CO2 के संग्रहण और न्यूनीकरण में किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु
ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। ठीक है, तो उसके 18 एनटीपी के 18 अणु एटीपी के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में के दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु में संश्लेषण में एटीपी के 18 अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक, शामिल होते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक, क्लोरेला। ठीक, क्लोरेला जो है अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरेला की दक्षता 8% है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कारण नहीं है? ठीक है, तो पौधे जो जड़ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, ये पत्तियाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये पत्तियों में होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, ना कि जड़ों में। ठीक, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक, प्रकाश संश्लेषण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोषण, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं द्वारा मुक्त है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला है भाई पादप पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक, और हरे पौधे क्या है? स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे जो हैं भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्वों भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक, इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। पौधों का अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, कुल कितने पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए? 17। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इनमें से 9 तत्वों की आवश्यकता वृहद मात्रा में होती है। ठीक है, इनमें से 9 जो है 9 तत्वों की आवश्यकता जो है वृहद मात्रा में होती है तथा ये दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। जबकि 8 तत्वों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता 1 ppm से कम होती है। ठीक, अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दीर्घ मात्रक तत्व हैं। ठीक है, कितने हैं होते दीर्घ मात्रक तत्व? 9 दीर्घ मात्रक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, 9 दीर्घ मात्रक पोषक तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, 3 ही हो गए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक, और सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम याद हो गया। देखिए एक बार और मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम 9 हो गए। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, 8 बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर। ठीक, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। ठीक, निकिल और जिंक। ठीक है, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम, निकिल और जिंक ये 8 होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई। ठीक है, इससे जो है एक क्वेश्चन पक्का आता है। 4 ऑप्शन पूछेगा कौन सा दीर्घ पोषक तत्व है।
ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 जो है सूक्ष्म वाले होंगे और एक जो है दीर्घ वाला होगा, उसको आपको छांटना होगा। तो आपको याद नहीं होगा ना, तब तक आप नए सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। दीर्घ पोषक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ठीक है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल, जिंक। ठीक है, जाइलम, जाइलम को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं कोशिकाओं यथा वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, काष्ठ मृदुतक तक काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। ठीक है, फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं, फ्लोएम को बास्ट ऊतक कहते हैं, जबकि जाइलम को जल संवाहक ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य होता है पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम तंतु से निर्मित होते हैं। अमरबेल, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है। ठीक है, एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा जिसका तना पतला, दुर्बल, पीले रंग का होता है। ठीक है, इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी द्वारा भोजन, खनिज लवण तथा H2O प्राप्त करता है, परजीवी मूल द्वारा। ठीक है, सवाल पे आते हैं। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणु से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो मृदा से जल क्या वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सॉरी बी नंबर सही है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, संवहनी पादप में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, नंबर 1 फ्लोएम और नंबर 2 जाइलम। किसी वृक्ष की छाल सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करना है। वृक्षों के आधार के पास उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे तथा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। ठीक है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं आहार वाहन के लिए, अमीनो अम्ल वाहन के लिए, ऑक्सीजन वाहन के लिए, जल वाहन के लिए। तो जो फ्लोएम होता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। ठीक है, ये नंबर सही है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इस ऊतक को बास्ट ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। ठीक है, जाइलम जो है पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में पानी पहुँचाया जाता है जाइलम द्वारा। ठीक है, जाइलम। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? नंबर 1 सोडियम। पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिनमें वृहद मात्रा और सूक्ष्म मात्रा। ठीक है, जिसमें वृहद मात्रा में 9 है और सूक्ष्म मात्रा में 8 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, वृहद मात्रा को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। द्वितीयक में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक, सल्फर पोषक की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों की कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह। ठीक है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मोलिब्डेनम, निकिल और क्लोरीन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, मतलब दीर्घ पोषक है? ठीक है, तो दीर्घ पोषक क्या है बताइए? सोडियम जो है दीर्घ पोषक है। ठीक है, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, मतलब दीर्घ पोषक है? तो क्या है दीर्घ पोषक बताइए? मैग्नीशियम जो है ये दीर्घ पोषक है। डी नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? बोरॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? बोरॉन। बोरॉन भी पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक, यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। परजीवी जो है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभी परजीवी आवृतबीजी पौधा है। इसका तना पतला, दुर्बल, पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल के द्वारा भोजन, खनिज लवण, H2O प्राप्त करता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन तथा अनेक उपपचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। ध्यातव्य है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने वर्ष 1906 में किया था। ठीक है, उनके अनुसार ये पदार्थ जंतुओं की नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन के पांच प्रमुख वर्ग होते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, और एथिलीन। पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं, जो वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः ऑक्सिन और जिबरेलिन, ठीक, सामान्यतः ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सामान्यतः ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं, जबकि एब्सिसिक और एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं तथा इन्हें वृद्धिरोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ठीक है, ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फलों का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। ठीक है, ये फल बीज रहित होते हैं। इनके पुष्पकली से पुंकेसर निकाल कर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से, ठीक है, इनके पुष्पकली से पुंकेसर निकाल कर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाता है। ठीक है, बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फल कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतरण निवारण, ठीक है, अपतरण निवारण था फसलों को गिरने से बचाने के लिए भी बचाने में भी होता है। जिबरेलिन का उपयोग बोनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन को फाइटोकाइनिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन है। ठीक, यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल की काफ़ी समय तक नष्ट होने से बचाता है। एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोशिका विभाजन, ठीक, तथा बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। ठीक है, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन पत्तियों, फूलों व पुष्पों के विलयन को तीव्र करता है। ठीक है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन, जिबरेलिन। इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन जो है जंतु हार्मोन है। इंसुलिन
इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंदर स्रावी लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग तथा इसकी अधिकता से उदक में या इंसिपिडिस रोग होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, तो साइटोकिनिन जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन ये कम मात्रा में पौधे की वृद्धिवर्धक हार्मोन का कार्य करते हैं, जबकि एब्सिसिक और एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे समानता पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। एब्सिसिक, ठीक है, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन जो है ये पादप हार्मोन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन प्लांट वृद्धि हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकिनिन। तो डी नंबर सही है, साइटोकिनिन। ठीक है, सूची मतलब मैचिंग करानी है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक। साइटोकिनिन जो है कोशिका विभाजक, ठीक है, जिब्रेलिन जो है कोशिका वृद्धि, एब्सिसिक जो है वृद्धि अवरोधक, ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता। तो बी नंबर 4, 1, 3, 2। ठीक है, ऑक्सिन जो है शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकिनिन जो कोशिका विभाजन, एब्सिसिक जो है वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकिनिन जो है एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक युग्म हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अपनी अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि तथा अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल जो है पादप हार्मोन का संचालन करते हैं, जिससे उन्हें जल को संचित करने में मदद मिलती है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी प्रयुक्त गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, ए नंबर सही है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 144 के तहत एसिटिलीन गैस से फलों पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। फिर इससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। ठीक, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन। ठीक है, बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? ठीक, एथिलीन सही है। मैचिंग करानी है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, एथिलीन। बेकिंग सोडा मतलब खाना सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट। मतलब हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगला सवाल है, टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन संभव है? ठीक है, संभव है पुष्प पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक, चलो अगला चैप्टर पादप जनन। ठीक है, इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का बस इतना ही।